हेलो नमस्कार आप सबको, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम ज्योग्राफी को आगे कैरी ऑन कर रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग जम्मू कश्मीर को पढ़ रहे थे। तो आज जो है हम जम्मू कश्मीर को पहले देखेंगे और आज कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर कंप्लीट कर दें। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आज जो है हम मैप को देखेंगे कि कैसे आखिर जो है मैप को देखा जाता है। तो मैं पहले आपको एक बुक सजेस्ट कर दूं कि ऑक्सफोर्ड जो आता है स्कूल का एटलस, आप इससे पढ़ सकते हैं। हालांकि आप जो भी बुक चाहें आप ले सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको बेटर समझ सकते हैं, क्योंकि अब किसी भी बुक में कोई अलग और एक्स्ट्रा नहीं होता। लेकिन ये बुक काफ़ी बेहतर है, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं ताकि आप बेहतर नॉलेज ले सकें। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन आता है, एज यू विश कि आप कौन सा लेते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि जो मैप होता है एक्चुअली में ये दो तरीके का होता है। जो पहला होता है ये एक होता है आपको फिजिकल मैप होता है, और फिजिकल मैप समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज कि फिजिकल मैप जो होता है वो तमाम चीज़ों को जो है लिखने से ज़्यादा जो है डायग्राम की मदद से बताने की कोशिश करता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये कुछ बैगनी कलर का है, यहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन है, येलोविश है, फिर यहाँ रेड रेड है, कहीं पे ज़्यादा डार्क है। यहाँ ओशियन देखिए कि 3 तरह के टोन से बनाया गया, 3 तरह के कलर का टोन चढ़ा हुआ है। तो मतलब ये वाला जो फिजिकल मैप होता है इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पर हम फिजिकल भी और पॉलिटिकल भी दोनों मैप को समझने का कोशिश करते हैं। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि यहाँ पे रंग का कोई मतलब नहीं होता है। जो प्रिफर्ड रंग लगता है इनको, वहां पे हम ये रंग भर सकते हैं। जो रंग हमें बेहतरीन लगता है हम भर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे जो ये सागर है, जो समुद्र है, उनको एक ही ब्लू कलर से दिखा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को एक कलर से दिखा गया है। छत्तीसगढ़ इससे मिलता जुलता है कलर से दिखा दिया। मतलब यहाँ कलर का कोई खास मतलब नहीं होता है। यहाँ जो भी होता है नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है और नाम से हम यहाँ समझते हैं। तो ये जो होता है हमारा एक्चुअली में पॉलिटिकल मैप होता है पॉलिटिकली देखने के लिए कि राजस्थान का एरिया कहाँ है, किस देश से लगा हुआ है, ये चीज़ होता है। लेकिन जब हम फिजिकल मैप की बात करते हैं तो उसमें हम उन तमाम चीज़ों को देखते हैं जो एक्चुअली में जो वास्तव में उस स्टेट में या उस पोर्शन में, जैसे आप देखिए उत्तर का जो हमारा पर्वतमाला है, आप इसको कितना आसानी से देख सकते हैं कि ये जो डार्क ब्राउन है ये उसको दिखा रहा है, और उसी में जो लाइट ब्राउन होता है, जैसे कि अब आप कहेंगे कि ब्राउन में भी 2 टोन क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्राउन में 2 टोन का अर्थ होता है कि जो डार्क ब्राउन है उस डार्क ब्राउन का मतलब है कि वो ज्यादा ऊंचा है, और जो लाइट ब्राउन है उस लाइट ब्राउन का मतलब हो गया जो मतलब फीका है, थोड़ा सा कलर जो क्या है फीका है। तो फीका कलर वाला का मतलब हो गया कि वो कम ऊंचा है, लेकिन जो डार्क वाला पोर्शन है वो क्या है, ज्यादा ऊंचा है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे अभी हम देखते हैं कि यहाँ ओशन पे आते हैं एक एग्जांपल, और ओशन में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, इससे डार्क है, इससे डार्क है। इसका मतलब जो समुद्र जो हमारे भारत के से सटा हुआ है तो उन सारे जगहों पे क्या है, कम गहरा। यहाँ क्या है, कम गहरा है, यहाँ पे कम गहराई है। लेकिन जैसे हम यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा गहरा, लेकिन यहाँ आएंगे तो एकदम हचाक से क्या करेंगे, नीचे चले जाएंगे। मतलब ऐसा गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इतना ज्यादा गहराई है, तो इसको किस चीज से दिखाया गया कि डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया। तो इतनी बात आप समझे होंगे। वहीं पे आप देखें तो यहाँ पे जो ग्रीन है इसका ये मतलब नहीं है, ग्रीन का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे उपज ही होता है। ग्रीन का मतलब है कि वो फील्ड है। क्या है, फील्ड है। कैसा एरिया है, तो फील्ड एरिया, उपजाऊ एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, हम एक लाइन में कहें तो, ठीक है। चलिए इतनी बात को आप समझेंगे। यहाँ बैगनी वाला आपको कलर दिख रहा है, और बैगनी में जो व्हाइट जो एरियाज दिख रहे हैं ये सब किसको दिखाता है, ये ग्लेशियर को दिखाता है, जो कई सालों से, कई हजारों सालों से पिघले ही नहीं है। जब ग्लोबल वार्मिंग शुरू होती है तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पर्वत जो है पिघलना शुरू करता है और जल स्तर क्या होता है हमारे यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए इतनी बात आप समझेंगे तो फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप का डिफरेंस जो मेनली आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरी बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि हर मैप में एक रेशियो होता है। रेशियो इन द सेंस होता है कि जैसे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जैसे मान लीजिए यहाँ इंडिया का मैप है, तो मैप में अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे जैसे कि इतनी बड़ी इतनी छोटी तो इंडिया है नहीं, इंडिया तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी विस्तृत है। तो जैसे कि हम लखनऊ में खड़े हैं, तो अब लाहौर से मान लिए कि लाहौर से और लखनऊ की दूरी की बात करते हैं, तो लाहौर से लखनऊ की दूरी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ काफ़ी कम सेंटीमीटर में। तो चीज़ों को क्या किया जाता है कि रेशियो में लिखा जाता है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का बराबर कितना है, 30, जो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का कितना बराबर है, तो 30 किलोमीटर के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मोटा
मोटी हल्का सा वो करते हैं, अपने से पैमाना लगाते हैं कि जैसे लाहौर से चंडीगढ़ का हम डिस्टेंस देखते हैं, लाहौर से चंडीगढ़ लगभग हम मान लेते हैं कि कितना होगा, लगभग मान लेते हैं कि लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास होगा, 2.5 या 3 सेंटीमीटर के आसपास होगा। अगर 3 होगा तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 जा 90, लगभग 90 किलोमीटर के आसपास जो है लाहौर और चंडीगढ़ का। एग्जैक्टली तो हम मेजर भी नहीं किए, तो एग्जैक्टली डिस्टेंस हम नहीं बता सकते, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से देखिए, चलिए हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, बिहार की बात करें तो बिहार में देखिएगा कि यहाँ पे हाजीपुर है। देखिए इसका स्केल, देखिए स्केल जो होता है ना वो एक्चुअली होता क्यों है, तो जैसे कि अब मैप है भाई, तो मैप तो हर जगह पे हर पेज पे उसके रेशियो के हिसाब से बनाएगा। जितनी बड़ी पेज होगी इतना ही बड़ा मैप ना बनाएंगे, तब तो पूरा मैप को दिखा पाएंगे। तो वहाँ क्या होता है कि स्केल रखा जाता है। क्या स्केल रखा जाता है कि यहाँ पे अगर आप मैप में 1 सेंटीमीटर बढ़िएगा तो आप जमीनी फासला में कितना सेंटीमीटर क्रॉस कर जाइएगा। देखिए इस पेज का क्या दिया है, 150 दिया हुआ है। मतलब अगर हम इसमें 1 सेंटीमीटर का भी गलती करेंगे तो मैदानी क्षेत्र पे कितना 50 किलोमीटर डायरेक्ट क्या करेंगे, आगे चल जाएंगे। इसी तरह से अगर हम हर जगह पे देख सकते हैं, हर पेज का एक रेशियो दिया जाता है। यहाँ पे 1 और 1:50 का रेशियो है। अगर हम यहाँ डायग्राम में 1 सेंटीमीटर अगर आगे पीछे हो जाएंगे तो कितना किलोमीटर, मैदान में हम कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर आगे चले जाएंगे। 1 सेंटीमीटर पीछे अगर हम डायग्राम बना दिए तो क्या होगा, 50 किलोमीटर हम कहां हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो स्केल क्यों होता है, ये बात को अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें, अगर हम वर्ल्ड मैप में आ जाते हैं, लेट मी फाइंड वर्ल्ड मैप। जैसे कि मान लेते हैं कि यही देखिए, इसका स्केल कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1880 दिया हुआ है, 1880। अगर हम इस वर्ल्ड मैप को बनाने वक्त 1 सेंटीमीटर का भी मिस्टेक कर दिए या हम इसमें 1 सेंटीमीटर ट्रेवल किए तो हम जमीन पे कितना ट्रेवल कर गए, जमीन पे 1880 किलोमीटर क्या कर गए कि ट्रेवल कर गए। तो ये होता है स्केल, एक पैमाना होता है किसी चीज को समझने के लिए कि कैसे पैमाना रखा जाता है। इसी तरह से जमीन वगैरह आप जानते होंगे, जो गांव में क्या करते हैं, खेत खलिहान वगैरह को मेजर करते हैं, उनका भी पैमाना इसी तरीके का होता है, वो इसी तरीके से नापते हैं। अब देखिए जैसे कि ये क्या है हमारा, ये एक फिजिकल मैप में देखिए जम्मू कश्मीर का एरिया। यहाँ ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि जम्मू कश्मीर कहाँ खत्म है, कहाँ से पंजाब है, कहाँ हरियाणा है, कहाँ हिमाचल प्रदेश, कहाँ उत्तराखंड है। थोड़ा मोड़ा अनुमान से आप समझ सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं समझ सकते हैं। तो ये होता जो है, ये फिजिकल मैप होता है, ठीक है, ये फिजिकल मैप होता है। इसमें आप जो ये बैगनी कलर देख रहे हैं किसको दर्शा रहा है, तो बैगनी कलर और बीच में जो व्हाइट है ये किसको दर्शा रहा है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया ग्लेशियर को दर्शा रहा है। उसके बाद जो ये ब्राउन कलर है ये हमारे माउंटेन्स को दिखा रहा है। उसके बाद ये ग्रीन कलर वगैरह जो है ये हमारे मैदानी क्षेत्र को दिखा रहा है। ये हल्का येलोविश कलर जो है मरुस्थल, यानी कि ऐसे स्थल जो क्या हो गए, जहां खेती उपजाऊ नहीं होते, वर्षा कम होती है, वहां पे हो गया, ठीक है। इस तरह से ये ग्रीन वाला बिहार यूपी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ क्या होते हैं, मैदानी क्षेत्र है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये डिफरेंस होता है एक पॉलिटिकल मैप में और एक फिजिकल मैप में। तो एक बार हम दिखा दें, ये फिजिकल मैप हो गया और ये वाला जो हो गया ये पॉलिटिकल मैप हो गया। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप समझ गए, स्केल समझ गए। स्केल को एक बार और हम बता देते हैं कि स्केल क्या होता है, 1:30। देखिए इस पेज पे लिखा है ना 1:30। तो 1:30 का मतलब क्या हो गया कि अगर हम जैसे कि यहां से मोटा मोटी एक आधार ले लें कि जैसे उत्तर प्रदेश के हम लखनऊ से कानपुर का देखें तो लगभग 1 सेंटीमीटर का अंतर है, 1.5 सेंटीमीटर का अंतर है। 1.5 सेंटीमीटर में क्या करेंगे, 30 से गुना कर देंगे, समझ गए, यानी कि लगभग 45 किलोमीटर के आसपास आ जाए। बिहार में हम पटना से मुजफ्फरपुर का डिस्टेंस देखते हैं, तो बिहार में पटना से मुजफ्फरपुर में हमको कितना दिखता है, लगभग 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिख रहा है। तो 3 से कर लीजिए, लगभग 70-75 के आसपास, 90 किलोमीटर के आसपास आ जाता है। तो ये होता है एक तरीका कि हम क्या कर सकते हैं कि एक पेपर पे एग्जैक्ट डिस्टेंस मान सकते हैं। अब जैसे कि मान लिया कि वर्ल्ड मैप के नक्शा में जो स्केल है वो स्केल के अकॉर्डिंग क्या करे कि कोई कंट्री जो है, मान लिए कि क्या करता है, भारत पे जो है मिसाइल छोड़ता होगा, ठीक है। थोड़ा सा वर्ल्ड मैप का परफेक्ट पेज मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा मानते हैं कि कोई कंट्री क्या करेगा कि मान लिए कि भारत पे मिसाइल छोड़ने का काम करेगा। अगर वो मिसाइल छोड़ा भारत पे और गलती से भी 1 सेंटीमीटर क्या हो गया, आगे पीछे हो गया, ठीक है। जैसे देखिए मान लिए कोई ये जो है हमारा एशिया वाला जो है, इस एशिया में कोई मान लिया मिसाइल छोड़ रहा है इंडिया पे, गलती से अगर 1 सेंटीमीटर गलती हो गया तो कितना आगे चल जाएगा, 1121 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आगे चल जाएगा। कहाँ जाके गिरेगा, हो सकता है रसिया में गिरे, नहीं तो चाइना में जाके मिसाइल दगा जाएगा, समझ
समझ गए ना बात को। तो स्केल क्या होता है कि एक पैमाना होता है, पकड़ने का एक तरीका होता है कि क्या होगा। तो आप जब भी मैप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको स्केल मेजरमेंट दिया रहेगा कि 1 सेंटीमीटर कितना के बराबर है। अब आप जितना बड़ा मैप लेंगे डिस्टेंस उतना कम होता चला जाएगा, जितना छोटा मैप लेंगे उसमें उतना ज्यादा होगा। 1 सेंटीमीटर के भी 0.1 भी खिसक गए तो लगभग कुछ किलोमीटर जो है ट्रेवल कर जाएंगे आप जमीनी मैदान पे। तो इतनी बात आप समझे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक जम्मू कश्मीर को देखते हैं, ठीक है। तो ये हम कुछ जो है आपके सामने पॉलिटिकल मैप जो है आपके सामने रखते हैं। तो पॉलिटिकल मैप में 1 बाय 1 हम एरिया को समझते हैं। जैसे लद्दाख है, लद्दाख तो आप सब जानते हैं कि लद्दाख मैंने बताया लास्ट क्लास में, लद्दाख बता दिया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ये बता दिया ओवरऑल। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि कारगिल की घटना। अब यहाँ पे ग्लेशियर की घटना मैंने कल आपसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया लास्ट क्लास में, मेरे प्लेलिस्ट में सारा अवेलेबल आप देख सकते हैं। तो कारगिल की बात करें तो कारगिल में भी जो है सियाचिन ग्लेशियर की तरह समझौता हुआ था पाकिस्तान से कि हम अपनी सेना को वापस करते हैं, आप अपनी सेना को वापस कीजिए, यहाँ पे जो है सेना जो है गश्ती नहीं करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही ये यहाँ के जो मतलब यहाँ पे कोई सेना नहीं था, यहाँ पे एक सौरभ नाम का व्यक्ति, मतलब नॉट अ व्यक्ति, वो हमारा आर्मी का एक पर्सन था जिसने क्या किया, यहाँ पे अपना ऐसे ही ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब रख रखाव के लिए ऐसे ही वहां पे ये घूम रहा था, वहां के स्थिति जायजा ले रहा था। तभी पाकिस्तानी ने क्या किया, यहाँ पे अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद क्या हो गया कि ये कारगिल वाले क्षेत्र में जो सौरभ नाम के आर्मी थे उनको बहुत ही बुरी तरीके से जो है मतलब कैप्चर करने के बाद उनको मार दिया, आंख फांख निकाल लिया, उनकी दांत वांत तोड़ दी, मतलब बहुत अजीब टाइप से उनको वो करके और वापस यहाँ पे भेजा। जब ये बात दिल्ली तक इंफॉर्मेशन आई तो दिल्ली से हमारे आर्मी को परमिशन मिला और आर्मी ने क्या किया, बहुत ही बुरी तरीके से खदेड़ के यहाँ पे क्या किया, मार के भगाया। इनफैक्ट नॉट मतलब ये आर्मी ही नहीं बल्कि एयरफोर्स भी गई और दूसरी तरफ से यहां से निकल के कौन चली गई, हमारी ये जल सेना भी जो है जाकर अटैक कर दी। किस पर, तो पाकिस्तानियों पर अटैक कर दी। जब पाकिस्तान को अपना औकात पता चला, उसे पता चला कि एक छोटा सा कारगिल लेने के चक्कर में हमारा तो यहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह ही क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। तो तीनों फोर्स ने मिलकर क्या किया, कारगिल को विजय किया, कारगिल को जिताने की पूरी कोशिश की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को मार भगाया। तो आप ये तीनों युद्ध को याद रखेंगे। तो सबसे पहले आता है जो वायुसेना था, इसने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। जो हमारी वायुसेना थी, वायुसेना इसने क्या किया, ये जो चलाई इसे बोला जाता है ऑपरेशन सफेद सागर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कारगिल के युद्ध में वायुसेना द्वारा चलाई गई अभियान का क्या नाम था, तो सफेद सागर था। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि थल सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। जो थल सेना थी हमारी, इसके द्वारा कौन सा चलाया गया, तो ऑपरेशन विजय चलाया गया। और इसके बाद जो हमारी तीसरी जल सेना है, जल सेना की बात करें तो जल नौ सेना या जल सेना कहें तो ऑपरेशन तलवार नाम चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन तलवार, ये जल सेना कह सकते हैं, जल सेना। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बेसिकली आपको याद रखना है कि वायुसेना जो है किसमें, कारगिल के युद्ध में। ठीक है, कारगिल के युद्ध में कौन तीनों सेना, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। और इसका डेट तो आप लोगों को सबको पता होगा, 1999 में ये हुआ था। तो इतनी बात आप समझ गए कि वायुसेना, थल सेना और जल सेना कौन कौन से करा था, सफेद सागर, विजय, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन तलवार। ये तीनों मिलकर इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान पर अटैक करे कि उन्हें अपनी औकात समझ में आ गई और वो कारगिल से मतलब ये कुछ तो भाग गए और कुछ जो पकड़े गए उनको जो है मार दिया गया। और मार के उनको बाइज्जत, लगभग 300-400 आर्मी पकड़े गए थे, पाकिस्तान को बाइज्जत जो है उनको ये किया गया, जो उनका संस्कार होता है अंतिम संस्कार वो किया गया। अब यही संस्कृति में फर्क होता है कि हमारी भारत की संस्कृति ऐसी है कि हम दुश्मन के साथ भी इज्जत से पेश आते हैं। और वही कारगिल पे अभी हमारे एक आर्मी ने जो शहीद हुए उनको वो कितनी बुरी तरीके से हमें लौटाए, आंख वगैरह निकाल के ये सब करके। तो यही डिफरेंस होता है कि एक भारत की संस्कृति और दूसरे देश की संस्कृति में। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दूसरा प्लेस जो देखना है, यहाँ पे लद्दाख हो गया, कारगिल हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद कुछ पॉइंट्स आपको, अगर आपके पास ये एटलस वाला बुक है तो आप ये जो वाटर मार्क का आता है उससे लेकर आप उसको वो कर सकते, कवर कर सकते, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आता है श्रीनगर। श्रीनगर जो है आप जानते हैं सबको, श्रीनगर क्या है, राजधानी। और श्रीनगर के जस्ट नीचे देखेंगे ना तो जम्मू है। तो होता क्या है श्रीनगर और जम्मू में, आपको जैसे कि मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बता के दिखाता हूं कि होता यह है कि श्रीनगर जो है वो काफी ऊपर हो जाता है और जम्मू काफी नीचे हो जाता है। तो पर्वत एरिया जैसा हम लोग देखते हैं आसानी में वैसा नहीं होता है। जो व्यक्ति पर्वत को बहुत ही नजदीक से देखे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। जैसे देखिए ये जम्मू कश्मीर में ना, यहाँ पे श्रीनगर है और यहाँ जम्मू है।
ठीक है। तो यहाँ वाला जो एरिया है, यहाँ के बीच में जो है लगभग 3 पर्वत आ जाते हैं और ऊपर एक काराकोरम आ जाता है। कौन कौन से पर्वत आते हैं फटाफट बताइएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 पर्वत जो आते हैं। तो श्रीनगर में जो क्या है कि यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सबको पता है, हम जितने ऊंचाई में जाएंगे क्या होगा, ठंडी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ कि श्रीनगर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से श्रीनगर को जम्मू कश्मीर का राजधानी कब बनाया जाता है? जब यहाँ गर्मी का मौसम होता है, और जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो राजधानी किसे बनाता है? जम्मू कश्मीर को। तो आप याद रखेंगे यहाँ लेह वाला, जैसे आपसे लेह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। सबसे ऊपर जो पूछता है कि सबसे ऊपर, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सबसे ऊंचाई में युद्ध का मैदान कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। सबसे ऊंचा हॉस्पिटल लेह में होता है। सबसे ऊंचा संसदीय क्षेत्र बोलेगा तो लेह में होगा। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि इसका जो है समय के हिसाब से क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो जब हमारे यहाँ ठंडी का मौसम होता है तो राजधानी जम्मू बन जाती है, और जब गर्मी का मौसम होता है तो श्रीनगर राजधानी बन जाती है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके बीच आने वाले पर्वत की वजह से क्या होता है, यहाँ आने जाने में काफी तकलीफ होती है। जैसा हम ऐसे ऐसे पर्वत बना लेते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअल माउंटेन जो हम समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। माउंटेन काफी ऊंचा होता है, इससे बहुत ही दिक्कत है आने जाने में, और यही रीजन है कि भारत की एक्चुअल कनेक्टिविटी जो है यहाँ तक नहीं बन पाई है। बहुत सारे टनल बन रहे हैं, बहुत सारे ब्रिज बन रहे हैं। टनल क्या होता है कि पर्वत के अंदर से छेद करके जो जाने का रास्ता बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड टनल। और ब्रिज वगैरह तो आप जान ही रहे, तो वो सब बन रहे हैं ताकि यहाँ तक क्या हो, एक रेलवे कनेक्टिविटी, लोगों का आना जाना जो है बहुत ही सुदृढ़ तरीके से हो पाए। तो ये सब काम चल रहे हैं। तो ऐसा पर्वत नहीं होता है, पर्वत काफी ऊंचा होता है, काफी मुश्किल होता है कि ये 3 पर्वत क्रॉस करके श्रीनगर तक पहुंचना, और उतनी ठंडी में। तो चलिए इतनी बात आप ये भी समझ गए। अब हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ एक अमरनाथ होता है। अब आप देखिए कि श्रीनगर के ही पास क्या है, यहाँ अमरनाथ है, अमरनाथ, और यहाँ वैष्णो देवी है। अब आप बताइए कि वैष्णो देवी जाना आसान है कि अमरनाथ जाना आसान है? तो लोगों को लगता है कि वैष्णो देवी की ज्यादा चर्चा है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि दोनों अपने जगह पे बहुत ही महत्व रखता है। तो अमरनाथ जाना ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू वैष्णो देवी। क्यों? क्योंकि ये और ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए। और एक बात आपको और याद रखनी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना देता हूँ भारत का, कि ये अगर भारत है तो देखिए यहाँ से क्या होता है, 0 डिग्री गुजरती है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ से जो एक रेखा गुजरती है ये कितनी है, 22.1/3% अप्रॉक्स होती है। ठीक है, यहाँ से जो एरिया लाइन गुजरती है ये कहाँ से होते हुए जाती है, इसका जैसे कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पे? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। तो ये जम्मू कश्मीर के कहाँ है? गुलमर्ग में है। ठीक है, गुलमर्ग में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप ल्यूसेंट के जीके वगैरह में भी देखेंगे क्वेश्चन रहता है, या आप सेट वगैरह मारेंगे तो यहाँ भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर कहाँ है जम्मू कश्मीर में? तो कहाँ पर है? गुलमर्ग में है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो है जम्मू कश्मीर में दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये वाला तो आपको दिख नहीं रहा होगा, हालांकि आप देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेरा श्रीनगर है, इसके जस्ट हम यहाँ आ जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पुलवामा मिलेगा। देखिए ये श्रीनगर है ना, यहाँ पे अगर हम आ जाएंगे तो ये कहाँ है? पुलवामा। अब ये पुलवामा के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानियों ने क्या किया था, ये पुलवामा अटैक करके और हमारे कुछ आर्मियों को क्या किया था? शहीद कर दिया था। उसके बाद ही जो है हम लोगों ने क्या किया, उनसे वापस जो है रिवेंज लेने के लिए, आतंकवादी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था? एक सर्जिकल स्ट्राइक चलाया था। और सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ चलाया था? कल मैंने बताया आप लोगों को, कहां चलाया था, फटाफट बताइए कहां चलाया गया था? तो उड़ी में चलाया गया था सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो हमें जम्मू कश्मीर में याद रखने हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है श्रीनगर और जम्मू के बीच में आता है उधमपुर। कहां आता है? उधमपुर। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच में आता है यहाँ उधमपुर आता है। ये उधमपुर क्यों फेमस है? तो ये वायुसेना का अड्डा जो है उधमपुर में। ठीक है, उत्तरी, ये उत्तर वाला दिशा है हमारा, ये क्या है? नॉर्थ वाला, तो नॉर्थ, उत्तरी वायुसेना का अड्डा कहां पे है? तो उधमपुर में है। चलिए इतनी बात समझ गए। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखने हैं कि यहां पर ना, यहां पे इसमें दिया है कि नहीं दिया है? इसमें आई गेस नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ एक बारामुल्ला करके माउंटेन है, बारामुल्ला माउंटेन। ठीक है, बारामुल्ला। ये बारामुल्ला माउंटेन जो है ये कैसा माउंटेन है? चुंबकीय है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक
जो है मैग्नेटिक फोर्स है, इतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स है कि यहां से जब भी कोई जहाज गुजरता है तो उसके सिग्नल हो जाते हैं डिस्टर्ब और क्या होने लगता है, उसको नॉर्थ यही बारामुल्ला दिखने लगता है। एक बार चाइना का जहाज क्या किया, ये बारामुल्ला पर्वत के पास आ गया गलती से, अब उसको क्या होने लगा कि नॉर्थ दिखने लग गया बस यहीं पे, अब वो इसी के चक्कर काटने लगा क्योंकि उसका सिग्नल ही डिस्टर्ब हो गया था, उसका सिग्नल कौन अट्रैक्ट करने लगा था, नॉर्थ डायरेक्शन। अब जैसे आप अगर जहाज वगैरह से जा रहे हैं, ये एरोप्लेन वगैरह से जा रहे हैं तो इस तरह का दिक्कत आएगा। तो 3 पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लीजिए, एक बारामुल्ला होता है और दूसरा आपने सुना ही होगा बरमूडा होता है, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा ग्रेविटेशन होता है कि पानी में जाने वाली जो जहाज होती है वो भी वहां आके विलुप्त हो जाती है और ऊपर से जाने वाला जो जहाज है वो भी वहां आके क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। इतनी ज्यादा ग्रेविटेशन है कि क्या होता है, ग्रेविटेशन अत्यधिक होने की वजह से कहां गायब हो जाती है वो पता ही नहीं चलता है। उसके बाद तीसरा चीज आप एक बात और याद रखिएगा, ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल में बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है। अब डेंसिटी क्या होता है कि बहुत ज्यादा घनत्व होता है। जब ये तारा टूटता है ना तभी ब्लैक होल बनता है। वो इतना ज्यादा आपस में से कॉम्पैक्ट होता है कि बहुत ज्यादा वजन हो जाता है, इतना ज्यादा ये डेंसिटी होती है, इतनी ज्यादा घनत्व हो जाती है कि यहां से लाइट भी नहीं गुजरता है। क्या होता है, लाइट भी नहीं गुजर पाता है। और इतनी ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से उसका वजन ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे एक चम्मच अगर आप मिट्टी उठा के किसी को देह पे इसे फेंक दीजिएगा तो 10 हाथी के वजन इतना उसको चोट लग जाएगा। अब आप सोचिए कितना ज्यादा वहां पे डेंसिटी है, इतना ज्यादा घनत्व है कि वहां की एक चम्मच मिट्टी जो है यहाँ पे जो है मतलब अर्थ पे जो है क्या हो जाएगी, 10 हाथी के बराबर हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बारामुल्ला क्या है, तब बारामुल्ला क्या होता है कि वहां मैग्नेटिक फोर्स काम करता है जिसकी वजह से यहाँ जहाज वगैरह का गुजरना मुश्किल है। बरमूडा क्या होता है, यहाँ ग्रेविटेशन काम करता है। ब्लैक होल क्या होता है, तो यहाँ अत्यधिक डेंसिटी होती है। तो ये सारे जो इसके अत्यधिक मात्रा इन तीनों जगह पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि में और कुछ तो आपको बताने लायक नहीं है। उधमपुर बता दिए, जम्मू बता दिए, उरी बता दिए और वैष्णो देवी मैंने बता दिया आपको, अमरनाथ बता दिया। इसके अलावा इसमें बहुत ही ज्यादा जो है कुछ जानकारियां नहीं है, इतनी जो है ये काफी है। उसके बाद मैंने आपको कारगिल वगैरह बता दिया, लेह बता दिया, लद्दाख बता दिया, ये सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी। इसी के साथ जो है जम्मू कश्मीर के लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। चलिए मैं आपको एक कहानी और बता देता हूं कि जो जम्मू है इसकी खोज किसने की। तो जम्मू की खोज ना राजा लोचन नाम के जो व्यक्ति है उन्होंने किया। इनका नाम था जम्मू लोचन, पूरा नाम क्या था इनका, जम्मू लोचन। तो जम्मू की खोज किसने की, जम्मू लोचन ने की। कैसे की, उनका स्थापना कैसे हुआ। जैसे आप एक बात याद रखेंगे, श्रीनगर का किसने किया, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि श्रीनगर का स्थापना किसने किया, तो अशोक ने किया था, ठीक है। और वो जब राजा नहीं था तभी क्या, इसके पिता जो थे ना तो यहाँ पे एक बहुत विद्रोह शुरू हो गया था। तो विद्रोह को दबाने के लिए पहले अपने दूसरे बेटा को भेजे थे, जो विद्रोह को शांत नहीं कर पाया। उसके बाद अशोक को भेजे। अशोक उस समय बहुत क्रूर राजा हुआ करता था, गया और एक ही बार में सबको साफ कर दिया और वहां पे क्या बना दिया, अशोक किसकी स्थापना कर दी, तो श्रीनगर की स्थापना कर दी। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू की बात करें तो जम्मू लोचन के द्वारा जो है वहां पे किया गया। हुआ कुछ ऐसा कि उस समय राजा को शिकार करने का, मतलब पहले के समय में राजा को शिकार करने का बहुत ही वो होता था ना, ज्यादा मतलब इच्छा होती थी। इनफैक्ट वो लोग ऐसा करते भी थे, कितने भी राजा थे जो ऐसा करते थे। तो उस समय क्या हुआ कि वो राजा निकले थे शिकार पर और उनको एक बार क्या हुआ कि बहुत तगड़ा प्यास लग गया। तो वहां पे एक तवी नदी है, क्या है, तवी नदी है। तवी नदी के किनारे क्या किए कि पानी पीने के लिए अपना रुक गए। तो वहां जब वो पानी पी रहे थे झुककर तो देखे कि बगल में जो है एक शेर आ गया और शेर भी उसी नदी में पानी पी रहा है। उनका हो गया हालत खराब क्योंकि उनका तीर कमान धनुष जो था वो घोड़ा पे ही रह गया था और वो उतर के पानी पीने आए थे। इनका ये देख के हो गया पसीना पसीना, एकदम शांत हो गए। उनको लगा कि मेरे जिंदगी का आज आखिरी दिन है। तभी क्या हुआ कि एक बकरी आई और बकरी भी शेर के बगल में पानी पीने लगी। अब राजा हो गया आश्चर्यचकित, भाई कैसा जगह है। तो मतलब क्या हुआ कि बकरी पानी पीकर चली गई, शेर भी पानी पीकर चला गया, वो बच गए। उनको जान में जान आया कि अरे बाप बच गए, आज तो शेर हमको मार ही देता। तो मतलब ये एक इतना अनोखा दृश्य उनके लिए साबित हुआ कि वो जगह उनको बहुत पसंद आ गया और वो बोले कि अब हम कहां रहेंगे, तो यहीं पर रहेंगे। जम्मू की स्थापना कर दिए और जम्मू लोचन के नाम पे कौन सा एरिया बन गया, तो जम्मू एरिया बन गया। और जम्मू कहां पर है, तो तवी नदी के किनारे है, इसीलिए जो जम्मू स्टेशन है उसका नाम जम्मू तवी है। क्या नाम है, जम्मू तवी है।
आप याद रखेंगे क्या नाम है, वहां के स्टेशन का नाम जम्मू तवी है, ये बात आपको याद रहेगी। और दूसरी बात आप याद रखिए कि बनारस से जम्मू तवी तक जो है जम्मू तवी एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन है वो भी चलती है। तो ये सब बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ जम्मू कश्मीर का टॉपिक जो है आज हमारा क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें अब कोई भी ऐसी जानकारियां नहीं है जो मैं आपको बताऊं। एक पंचशील समझौता है, पंचशील समझौता मैं आपको नेक्स्ट कभी किसी क्लास में बता दूंगा। और कुछ जानकारियां मैं आपको और दे दूं, जैसे कि छोटा तिब्बत है, छोटा तिब्बत को लद्दाख कहते हैं। अब सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मैंने आपको बता दिया कि लद्दाख है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी, अटल टनल, ये इंपॉर्टेंट है। अटल टनल जो है यहीं पर है और ये क्या है, सबसे लंबी सुरंग है। सुरंग का एक अलग से ही चैप्टर हम बता देंगे, उसमें सारा डिटेल में बता देंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसल बोलेगा तो सेब और केसर। केसर जो होता है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई लेडीज अगर वो अपने प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में है तो अगर वो इसका सेवन करती है तो काफी फायदेमंद होता है, बच्चा गोरा और बुद्धिमान पैदा होता है। ठीक है, चलिए सेब केसर समझ गए। उसके बाद चीन से सीमा लगने वाला, अच्छा ये तो हम आपको हिमाचल प्रदेश में बता देंगे, रिकॉन्ग पियो होता है, ये हिमाचल प्रदेश में बता देंगे। ठीक है, और इसमें कुछ तो मैं आपको छोड़ नहीं रहा, सारी जानकारी दिया। चलिए इसके बाद एक जो ये वाला था पंचशील समझौता है, जैसे कि ये मैंने बताया था ना कि ये 10% अक्साई चीन का है। इसकी कहानी जो है पंचशील समझौता से रिलेटेड है, ये पूछता है एग्जाम में कभी कभी, पंचशील समझौता से रिलेटेड है जो नेहरू के द्वारा ना चाइना के साथ किया गया था। तो पंचशील समझौता ना हम कभी नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही जो है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो अब जो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और किसके साथ मिलेंगे, तो पंजाब को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, पंजाब। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में ना पंजाब को लेके आएंगे और पंजाब की सारी जानकारियां इकट्ठा करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर सब कुछ पसंद आ रहा है लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें हमारा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।